हेलो एवरीवन। फिर अपन आज यहाँ चर्चा करेंगे वित्तीय प्रबंध विषय में पूंजी संरचना के सिद्धांत। अपने लास्ट वीडियो में पूंजी संरचना क्या है, पूंजी संरचना एक फर्म के लिए आदर्श पूंजी संरचना क्या होगी, उसकी गणना किस प्रकार की जाएगी, तटस्थता बिंदु के माध्यम से उसके बारे में हमने चर्चा की। बट अलग अलग विद्वानों ने पूंजी संरचना के लिए अलग अलग अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं और बताया है कि कौन सी पूंजी संरचना का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे पूंजी संरचना के सिद्धांत के बारे में। पूंजी संरचना के सिद्धांत, देखो, जो चीज हमने पहले डिस्कस की वही चीज वापस हम यहाँ चर्चा करेंगे कि हम यहाँ संस्था की समग्र पूंजी लागत तथा संस्था के कुल मूल्य के बारे में विचार करेंगे। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, संस्था ने जो पैसा बाजार से लिया है, जो पूंजी बाजार से ली है, उसकी पूंजी की लागत कितनी आ रही है, जिसको हम डिनोट करते हैं के ओ से। के ओ इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो बाजार से हमने पैसा लिया है, जो हमने बाजार से पूंजी ली है, उस पूंजी पर हमें कितनी लागत का भुगतान करना है। तो समग्र पूंजी लागत को हम किससे डिनोट करते हैं, के ओ से। दूसरा चीज आती है कुल मूल्य, यानी व्यवसाय में जो पूंजी आपने लगाई है उससे व्यवसाय की टोटल वैल्यू कितनी है। टोटल वैल्यू, संस्था हमेशा ये चाहेगी कि उसकी टोटल वैल्यू जो है वो हमेशा बढ़े। तो टोटल वैल्यू की हमें कैलकुलेशंस करनी है और केओ की कैलकुलेशंस करनी है। हमेशा संस्था का उद्देश्य क्या रहेगा, मिनिमम केओ और मैक्सिमम वी। वी इज अ सिंबल ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर लिखा है कि संस्था की पूंजी संरचना संस्था के समग्र पूंजी लागत तथा संस्था के कुल मूल्य को प्रभावित करती है। यानी जो आपकी पूंजी संरचना है, जो पूंजी संरचना आप फॉलो कर रहे हैं अपनी फर्म के लिए, वो आपकी समग्र पूंजी लागत तथा पूंजी के मूल्य दोनों को प्रभावित करेगी। किसी भी संस्था का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि संस्था की समग्र पूंजी लागत न्यूनतम हो तथा संस्था का कुल मूल्य अधिकतम हो। यानी कोई भी संस्था हमेशा यही चाहेगी कि संस्था का जो कुल मूल्य है वो हमेशा अधिकतम होना चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा ज्यादा होना चाहिए, और समग्र पूंजी की लागत जो केओ है वो मिनिमम होनी चाहिए। इसलिए संस्था को अपनी पूंजी संरचना का निर्धारण इस प्रकार करना चाहिए जिससे वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से कर सके। यानी हर संस्था को अपनी पूंजी संरचना उस आदर्श पूंजी संरचना को फॉलो करना चाहिए जिससे संस्था के अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाए। उद्देश्य क्या होगा, केओ मिनिमाइज होना चाहिए और वी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होना चाहिए। पूंजी संरचना सिद्धांतों के अंतर्गत हम ये विचार करेंगे कि संस्था की पूंजी संरचना किस प्रकार संस्था की समग्र पूंजी लागत तथा कुल मूल्य को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे पूंजी संरचना के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो सिद्धांत ये बताएंगे कि आपकी जो पूंजी संरचना है, जो आप पूंजी संरचना फॉलो कर रहे हैं, वो किस प्रकार आपकी समग्र पूंजी लागत या संस्था के कुल मूल्य को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यहाँ पर चार प्रकार के सिद्धांत आपको गिवन है, दे रखे हैं। पहला है शुद्ध आय सिद्धांत, नेट इनकम थ्योरी। पहला है शुद्ध आय सिद्धांत, नेट इनकम थ्योरी। दूसरी हमारी है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। तीसरी है मोदिग्लानी मिलर का सिद्धांत, एमएम थ्योरी के नाम से जानते हैं जिसको हम। और चौथा है परंपरागत सिद्धांत। ये चार सिद्धांत है। इन चार सिद्धांत के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किसी भी फर्म की पूंजी संरचना किस प्रकार कुल मूल्य, फर्म के कुल मूल्य को और समग्र लागत केओ को किस प्रकार प्रभावित करती है। सबसे पहले आता है नेट इनकम थ्योरी। सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे नेट इनकम थ्योरी की, शुद्ध आय सिद्धांत के बारे में। तो शुद्ध आय सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर डेविड डूरन द्वारा किया गया। एक ये नाम याद कर लेना आप, कई बार पूछा जाता है शुद्ध आय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो डेविड डूरन के द्वारा। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया कि किसी भी संस्था द्वारा अपनी पूंजी संरचना के निर्धारण में अधिकतम ऋण पूंजी का उपयोग किया जाता है तो उस संस्था की समग्र पूंजी लागत कम तथा संस्था का कुल मूल्य अधिकतम होता है। देखो, शुद्ध आय सिद्धांत क्या कहती है, नेट इनकम थ्योरी क्या कहती है, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। अगर किसी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाएगा तो उस कंडीशन में आपकी कुल पूंजी
की जो लागत है जिसको हम केओ कहते हैं वो मिनिमाइज होगी, कम होगी, और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। इसको अपन एग्जांपल से भाई वहां पे समझेंगे भी, हर चीज का एक एग्जांपल दे रखा है, जिससे ये जो लाइनें लिखी हुई है, ये जो इन्होंने सिद्धांत बनाया है, उस सिद्धांत को वहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो क्या है, ऋण पूंजी, अगर आप पूंजी संरचना में ऋण पूंजी को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी केओ मिनिमाइज होगी और ओवरऑल फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। अर्थात यदि संस्था अपनी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी के अनुपातों में वृद्धि करेगी तो संस्था का कुल मूल्य बढ़ेगा, और यदि ऋण पूंजी में कमी करेगी तो संस्था का कुल मूल्य घटेगा। वी जो है वैल्यू ऑफ फर्म, ऋण पूंजी बढ़ाने पर वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा और ऋण पूंजी घटाने पर पूंजी संरचना में तो वैल्यू ऑफ फर्म घटेगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, कि अगर ऋण पूंजी को बढ़ाई जाएगी तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, और अगर आपने ऋण पूंजी को कम किया तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संस्था की आदर्श पूंजी संरचना वह होगी जिसमें ऋण पूंजी का भाग अधिकतम हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि संस्था के कुल विनियोग, जो भी आपने विनियोजित पूंजी है, कि प्रत्यय दर सदा संस्था की स्थिर लागत पूंजी तथा पूंजी लागत दर से अधिक हो। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये हमेशा ध्यान रखें कि ये सिचुएशन तभी होगी कि जब कंपनी का जो रिटर्न आ रहा है, आरओआई जो आएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आएगा, वो आपकी जो स्थिर लागत वाली दर है, जो ब्याज दर है, जो आप ब्याज पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो डिविडेंड देते हैं या इंटरेस्ट पे करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, वो जो रेट है उससे ज्यादा होना चाहिए आरओआई, तभी ये नियम लागू होगा। शुद्ध आय सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। अब वो मान्यताएं क्या क्या है, तो पहला है निगम कर पर कोई ध्यान नहीं देना, यानी जैसे कि अपन जो चार्ट बनाते हैं, एबीआईटी में से हम ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट लेस करते हैं तो ईबीटी आता है, ईबीटी में से हम टैक्स लेस करते हैं तो ईएटी आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से हम लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर जो बचता है वो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होता है, उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग लगाते हैं तो ईपीएस आता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस करते समय आपको टैक्स को इग्नोर करना है, यहाँ पर टैक्स को ध्यान में नहीं रखना है, दैट इज अ एजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी। दूसरा, ऋण पूंजी की लागत समता पूंजी लागत से कम हो, ये और इंपॉर्टेंट है, यानी ऋण पूंजी की जो लागत है वो समता पूंजी की लागत, यानी जो इक्विटी की जो लागत आ रही है उससे कम होनी चाहिए ऋण पूंजी की लागत। ये अपन पहले भी डिसाइड कर चुके हैं कि आपके आरओआई जो होता है या आरओई जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए आपकी आरओ इंटरेस्ट रेट, डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए। सामान्यतः पूंजी की लागत और आरओई एक ही होते हैं। अब ये ध्यान रखना, आपका कई बार पूछा जाता है अच्छा आरओई ये समता पूंजी की लागत क्या होती है, तो आरओई जो हम अर्न करते हैं वही समता पूंजी की लागत होती है। ऋण पूंजी लागत तथा समता पूंजी लागत स्थिर रहेगी। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ऋण पूंजी की जो भी लागत है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, तथा समता पूंजी आरओई, जिसको हम केई के नाम से डिनोट करेंगे, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें केई डिनोट करेंगे लागत, अर्थात इस सिद्धांत में केई और केडी हमेशा स्थिर रहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है देखो, ऋण पूंजी की लागत को हम किससे डिनोट करेंगे, केडी, के फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डी फॉर डिबेंचर, डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को केडी से डिनोट करेंगे, और केई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम डिनोट करेंगे केई से। केवल संस्था की पूंजी की जो केओ है उसमें परिवर्तन होगा, यानी केई और केडी तो सेम होंगे, बट जो केओ होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसमें चेंजेस होगा। कैसे होगा वो अपन एग्जांपल से समझेंगे। शुद्ध आय सिद्धांत के अनुसार संस्था का कुल मूल्य वी समता अंशों तथा ऋण पूंजी के बाजार मूल्य का योग होता है। यानी वी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो भी मार्केट वैल्यू है समता अंशों की प्लस डिबेंचर होल्डर की जो भी मार्केट वैल्यू, दोनों की टोटल करेंगे तो वी कैलकुलेट होगा। कैसे होगा उसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला पहले देख लो फिर एग्जांपल करते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो भी आपके इक्विटी शेयर्स है पूंजी संरचना में जो इक्विटी शेयर्स है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, डेब्ट की मार्केट वैल्यू क्या है, दोनों की टोटल करेंगे तो वी आएगा हमारे पास। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा आता है हमारे पास कि जो मार्केट वैल्यू है जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से, यानी हम डिनोट किससे करते हैं, ई से, और डी इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। अब ई कैलकुलेट कैसे होगा, है ना, ई और डी कैलकुलेट कैसे होगा, फॉर्मूला ना वी इज इक्वल टू ई प्लस डी, तो वी कैलकुलेट कैसे होगा, ई प्लस डी से, तो ई कैसे कैलकुलेट होगा, डी कैसे कैलकुलेट होगा। तो जब हम डी की बात करते हैं तो डी हमेशा वही होगा जो आपकी बैलेंस शीट में डिबेंचर्स की वैल्यू दिखा रखी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी डी विल बी ऑलवेज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर की बुक वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट जो ई है इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी कैसे, ईबीआईटी माइनस आई अपॉन केई, इस फॉर्मूले से। ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट लेस कर देंगे और उसमें भाग लगा देंगे केई का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, फिर इन दोनों की टोटल करेंगे तो वी आ जाएगा।
तथा प्रश्न में केई और केडी हमेशा गिवन होता है और केओ की गणना हमें करनी पड़ेगी। तो केओ कैलकुलेट कैसे होगा, तो केओ का फॉर्मूला दे रखा है ईबीआईटी अपॉन वी इंटू 100, इससे हमारा केओ कैलकुलेट होगा। एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन से सारी चीजें कवर करते हैं। अभी तक जो अपन पढ़ा शुद्ध आय सिद्धांत, तो शुद्ध आय सिद्धांत का कंसेप्ट ने क्या बताया कि अगर आप ऋण पूंजी में, मैं वापस समराइज करके फिर इस क्वेश्चन को करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। तो आपने शुद्ध आय सिद्धांत का कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन क्या है कि अगर आप ऋण पूंजी में वृद्धि करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। अगर आप ऋण पूंजी में वृद्धि करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, ये तो अपन ने बात कर ली। लेकिन अगर आप ऋण पूंजी में कमी करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी बट वैल्यू ऑफ फर्म घटेगी। इसको अपन यहाँ से समझते हैं कैसे। चलो, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको एक्स लिमिटेड का, जिसमें 10% डिवेंचर है 5 लाख रुपए, यानी ऑलरेडी 5 लाख के डिवेंचर है 10% वाले, और के की रेट दे रखी है 15%। के कितना दे रखा है हमारा 15%। ईबीआईटी दे रखा है 2 लाख, ईबीआईटी दे रखा है आपके पास 2 लाख। शुद्ध आय सिद्धांत के अनुसार परिकलित कीजिए, क्या क्या करना है कैलकुलेट, आपको वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है, वी और केओ कैलकुलेट करना है। पहले अपन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी कितना है केओ कितना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट के लिए अपन ने क्या किया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास, के दे रखा है 15%, केडी दे रखा है 10%। कैसे पता चला 10% है, क्योंकि 5 लाख के आगे केडी का परसेंटेज दे रखा था। ये जो क्वेश्चन अपन ने किया, ये देखो इसमें गिवन है ना 10% डिबेंचर, तो केडी कितना हो गया 10%, के दे रखा है 15%, ईबीआईटी दे रखा है 2 लाख और डिबेंचर की वैल्यू दे रखी है 5 लाख। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म की बात करें, एक्स लिमिटेड की मार्केट वैल्यू की बात करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा वी इज इक्वल टू ई प्लस डी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना, डी हमेशा वही होता है जो बुक वैल्यू गिवन होती है डिबेंचर की, तो डिबेंचर की बुक वैल्यू दे रखी है 5 लाख, तो आपने एज इट इज 5 लाख लिख लिया। तो डिबेंचर डी की वैल्यू 5 लाख गिवन ऑलरेडी। हमें कैलकुलेट करना ई, तो ई का फॉर्मूला बताया था ईबीआईटी माइनस आई अपॉन के ई। ईबीआईटी कितना था हमारा 2 लाख, क्वेश्चन में गिवन है, माइनस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट किसको देते हैं हम, डिबेंचर होल्डर्स को। तो टोटल डिबेंचर्स कितने थे 5 लाख के, 5 लाख का 10% कितना हुआ, इंटरेस्ट है 10% है, वो होता है 50,000। 5 लाख का 10% 50,000, तो आई कितना हो गया 50,000। तो 2 लाख में से 50,000 गए अपॉन के कितना देगा 15%। 15% को कैसे लिखेंगे 0.15, 15% है ना, तो 15% को कैसे मेंशन करेंगे 0.15। तो 2 लाख माइनस 50,000, 1,50,000 अपॉन 0.15, तो आपका आंसर आ रहा 10 लाख। तो 10 लाख आपकी क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी है। वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट 5 लाख को जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी 15 लाख। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है 15 लाख। ऐसे हम केओ कैलकुलेट करेंगे, अभी केओ कितना लग रहा है, तो केओ का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन वी इंटू 100। तो ईबीआईटी कितना है 2 लाख है, वी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ रही है 15 लाख इंटू 100 किया तो 13.33 आ रहा है। ठीक है 13.33। तो अभी की जो प्रेजेंट सिनेरियो है या प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ रही है, वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है 15 लाख और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है 13.33। ये तो अभी की प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब मैंने बताया क्योंकि अगर आप ऋण पूंजी को इंक्रीज करते हैं, पीछे ऑप्शन में लिखा हुआ था कि यदि अंश पूंजी को बढ़ाकर ऋण पूंजी में 3 लाख रुपए की कमी कर दी जाए तो संस्था के केओ तथा वी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर हम ऋण पूंजी में कमी कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर ऋण पूंजी में कमी करते हैं तो आपके केओ और वी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, अगर ऋण पूंजी में आप कमी करेंगे तो आपका केओ बढ़ेगा और वी घटेगा। अब इसको प्रूव करते हैं, देखो ये रहा, ऋण पूंजी में 3 लाख की कमी करने पर क्या होगा। तो अपन कैलकुलेट करें तो पहले कितनी थी आपके पास डिबेंचर्स, कितने थे पहले आपके पास 5 लाख, अब 3 लाख आपने कम कर लिया तो अब कितने हो गए डिबेंचर 2 लाख। तो डी की वैल्यू होगी 2 लाख और हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगा, वही ईबीआईटी माइनस आई अपॉन के। ईबीआईटी कितना था वही 2 लाख है, माइनस अब आई कितना हो जाएगा 2 लाख का 10% 20,000 हो जाएगा अपॉन के वही 15% है तो 0.15। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा 12 लाख। तो 12 लाख हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी है प्लस डिबेंचर है 2 लाख, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14 लाख, जबकि पहले आंसर कितना रहा था 15 लाख। तो डिबेंचर्स कम करने पर हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो गई 15 लाख से 14 लाख हुई, कम हो गई। अब केओ जो 13.33 था पहले वो बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ा फॉर्मूला देखो, केओ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या ईबीआईटी अपॉन वी इंटू 100, यानी ईबीआईटी अब 2 लाख ही रही है, पहले भी 2 लाख ही था, वी कितना हो गया 14 लाख इंटू 100 तो 14.28 हो गया। तो प्रूव हो गया ना, अगर ऋण पूंजी में आपने कमी की तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो गया कम हो गया और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया 13.33 से 14.28 हो गया और वैल्यू ऑफ फर्म जो कि पहले 15 लाख था वो घट के 14 लाख हो गया। तो यहाँ पे हमने 3 ऋण पूंजी में कमी किया तो इसका इफेक्ट नजर आया। अब तीसरा पॉइंट है, अगर ऋण पूंजी में 3 लाख की वृद्धि कर ली जाती तो क्या होता है। तो अगर ऋण पूंजी में वृद्धि करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा,
तो इफेक्ट अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी इस बार और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। कैसे होगी तो देखो अब डिबेंचर कितने हो गए, पहले 5 लाख थे, 3 लाख के और बढ़ा दिए तो 8 लाख के डिबेंचर्स हो गए। और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा EBIT माइनस आई अपॉन KE। EBIT वही 2 लाख के हैं माइनस इंटरेस्ट। अब 8 लाख का 10% कितना हो गया 80,000, तो 2 लाख माइनस 80,000 अपॉन 0.15। इसको सॉल्व किया तो E आया 8 लाख। फॉर्मूला लगा E प्लस डी इजिकल टू वैल्यू ऑफ फर्म। तो E कितना है 8 लाख, डेब्ट कितना है 8 लाख, 8 प्लस 8 कितना हो गया 16 लाख। तो जो आपका वैल्यू ऑफ फर्म 15 लाख था नॉर्मल सिनेरियो में या नॉर्मल क्वेश्चंस में जो पहले दे रखा था, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आपका वैल्यू ऑफ फर्म 15 लाख आ रहा था, वो यहाँ पर 16 लाख आ रहा है, यानी बढ़ गया। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो फॉर्मूला होता है EBIT अपन V, तो EBIT है 2 लाख और वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है 16 लाख, तो 2 लाख अपन 16 लाख इंटू 100 किया तो 12.5 आ गया, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई। जो पहले कितनी थी 13.33 वो घट के 12.5 हो गई। तो ये जो निचोड़ है, निचोड़ क्या है हमारी शुद्ध आय सिद्धांत का या नेट इनकम थ्योरी का जो निचोड़ है, वो निचोड़ क्या कहता है कि अगर ऋण पूंजी में वृद्धि करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। लेकिन अगर हम डिबेंचर ऋण पूंजी में कमी करते हैं, पूंजी संरचना के में अगर ऋण पूंजी में कमी कर दी जाएगी तो वैल्यू ऑफ फर्म घटेगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। वो इस एग्जांपल के माध्यम से आपने समझ लिया। दूसरा सिद्धांत आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। अब आपको कंक्लूजन से ध्यान में रहना चाहिए, जैसे उसका कंक्लूजन आपके माइंड में फिट हो गया, वैसे यहाँ भी आपको कंक्लूजन जो है, इनका जो कंक्लूजन है, इनका जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, अब इसका भी कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट यह है कि अगर आप ऋण पूंजी में वृद्धि करें या कमी करें, इससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देयर इज नो चेंज द वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में आप डेब्ट को इंक्रीज करें या डिक्रीज कर दें, देयर इज नो अफेक्ट ऑफ V एंड KO। अब कैसे, तो अपन इस पे एग्जांपल से समझेंगे। देखो शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के प्रतिपादक भी डेविड डूरन थे, यानी दोनों ही चीजों का प्रतिपादन किसने किया, डेविड डूरन ने किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया कि संस्था की समग्र पूंजी लागत KO हमेशा स्थिर रहती है, KO हमेशा फिक्स होगी, ये एक मानता है। डेविड डूरन ने वापस नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी के माध्यम से बताया है कि KO विल बी ऑलवेज फिक्स्ड। और संस्था की पूंजी संरचना में परिवर्तन होने पर भी संस्था के कुल मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी ना तो KO में कोई चेंज होगा और नहीं वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज आएगा, ये हमेशा स्थिर रहेंगे। इस सिद्धांत के अंतर्गत समतांश पूंजी तथा ऋण पूंजी में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि संस्था के लिए समतांशधारी तथा ऋण पूंजीधारी दोनों ही विनियोग करता है, दोनों को ही उनके द्वारा लगा कि पूंजी पर प्रत्याय देना होता है। संस्था के लिए समता की लागत KE तथा ऋण पूंजी लागत दोनों ही व्यय है जो संस्था को चुकाने हैं। यानी पहले हम क्या मान रहे थे, KE को ओनर मान रहे थे, संस्था का ओनर मानते हैं, बट डेविड डूरन ने नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी के माध्यम से बताया है कि भले वो ओनर है बट उनको भी तो हमें एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड के रूप में पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी एक विनियोग करता है। तो शुद्ध आय सिद्धांत में हमने KE और KD को स्थिर माना है, यानी हमने क्या माना है, जब आपके पास क्वेश्चन आता है शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत का, तब आपको ये ध्यान रखना है कि KE और KD हमेशा क्या होंगे, स्थिर माना जाएगा। और पूंजी संरचना में परिवर्तन से KO में परिवर्तन होते देखा, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी संरचना में परिवर्तन हो से KO में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह तो हमेशा स्थिर होगा। अतः इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी संरचना में परिवर्तन होने से केवल KE तथा समता के बाजार मूल्य में परिवर्तन होगा, संस्था का कुल मूल्य तथा संस्था की कुल पूंजी लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऋण पत्रों का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य के बराबर होता है, उस पर पूंजी संरचना में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके भी अगर मान्यताओं की अगर हम बात करें तो पहली मान्यता वही है, संस्था के कुल पूंजी में ऋण तथा समता पूंजी में अंतर महत्वहीन है। यानी जब आप पूंजी संरचना की बात करें तो आप पैसा कहाँ से लेंगे, ऋण पूंजी से लेंगे या समता पूंजी से, इसमें अंतर करना महत्वहीन है, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पैसा कहीं से भी ले, आपको तो दोनों को पे करना पड़ेगा। भले आप पैसा डिबेंचर से लेंगे तो भी आपको इंटरेस्ट देना है, और अगर आप पैसा इक्विटी से लेंगे तो भी आपको एंड ऑफ द ईयर उनको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, क्योंकि संस्था का मूल्यांकन समग्र रूप से किया जाता है। समग्र पूंजीकरण दर यानी KO व्यवसाय द्वारा जोखिम पर निर्भर करती है, यानी व्यवसाय में कितना रिस्क है उस पर डिपेंड करेगा कि उस संस्था की KO कितनी है। ऋण पूंजी दर हमेशा स्थिर रहेगी, KD हमेशा स्थिर रहेगी। निगम कर अस्तित्व में नहीं हुए, जैसे पहले भी हमने बात की थी कि उस मान्यताओं में हम KO जो हमारा जो KO क्या सॉरी इंटर जो टैक्स रेट है या टैक्स की जो कैलकुलेशन है कॉर्पोरेट टैक्स, उसको इग्नोर करेंगे, तो यहाँ भी हम उसको इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपको KO गिवन होगा, चले जैसे KE गिवन था तो यहाँ पे क्या गिवन होगा, KO गिवन होगा, सारी इन्फॉर्मेशन वैसी होगी बट KE की जगह KO गिवन होगा आपको, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वैसी होगी।
तो जब क्वेश्चन में केओ गिवन होगा तो हम डायरेक्टली वी कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म। कैसे? ईबीआईटी अपॉन केओ, ईबीआईटी अपॉन केओ। तो ईबीआईटी अपॉन केओ करोगे तो हमारे पास वी आ जाएगा। तो वी अगर हमारे पास है और डी क्योंकि बुक वैल्यू होती है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है डिबेंचर का, तो वी में से डी को लेस करेंगे तो ई आ जाएगा। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो ईबीआईटी 6 लाख है, केडी दे रखा है 12%, डिबेंचर दे रखा है 20 लाख, के ओ दे दिया, केई की जगह केओ दे दिया। पहले क्या दे रखा था? केई, अब क्या दे दिया इन्होंने? केओ 15%। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार हम ये देखते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ रही है अकॉर्डिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग ऑफ दिस डेटा हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है। देखो वी कैसे कैलकुलेट होगा, ईबीआईटी अपॉन केओ, वी दे रखा है तो ईबीआईटी में दे रखा है 6 लाख और केओ दे रखा है 15%, तो वो 0.15 हो जाएगा। तो 6 लाख अपॉन 0.15 किया तो 40 लाख वी आया हमारा। कितना आया? वैल्यू ऑफ फर्म आ गई 40 लाख। अब क्योंकि वी 40 लाख है और डी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है? 20 लाख दे रखा है डिबेंचर। तो अगर 20 लाख डिबेंचर है और 40 लाख वैल्यू ऑफ फर्म है तो रिमेनिंग कितना बचता? 20 लाख। तो 20 लाख हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इक्विटी की 20 लाख, वैल्यू ऑफ फर्म आ गई 40 लाख। अब क्योंकि केई कैलकुलेट करना है, अब हम केई, क्योंकि केओ गिवन है, पहले केओ गिवन नहीं था, केई गिवन था तो केओ निकाला। अब केई कितना आएगा? तो केई की बात करें तो केई का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है ईबीआईटी माइनस आई अपॉन ई इंटू 100। ईबीआईटी में से आई हटा दो, तो ईबीआईटी था 6 लाख माइनस आई, आई कितना है हमारे पास? तो आई किस पे निकलता है? डिबेंचर्स पे। तो डिबेंचर थे 6 लाख, 6 लाख पर कितना परसेंट था? 6%। तो 2,40,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया अपॉन ई, ई का मतलब वैल्यू ऑफ फर्म, तो वैल्यू ऑफ सॉरी वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ रहा है हमारे पास? 20 लाख। इसको सोल्व किया तो हमारे पास 18% के ही आ रहा है। तो अभी जो क्वेश्चन सोल्व किया है उसके हिसाब से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी? 15%। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी थी? पहले कितनी थी वैल्यू ऑफ फर्म? 40 लाख। चेंज किस में आ रहा है? वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? ये 20 लाख है। और वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ रहा था हमारा? 18%। अब यहाँ चेंजेस देखते हैं कि अगर हम डेप्ट में कोई चेंज करते हैं, डेप्ट में कितना चेंज किया? डिक्रीज इन डेप्ट एंड इंक्रीज इन इक्विटी। अगर हम डेप्ट में की वैल्यू बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं या इक्विटी की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो क्या हमारी वैल्यू ऑफ फर्म या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फर्क पड़ रहा है? चलो देख लेते हैं। तो ईबीआईटी कितना है? वही 6 लाख, के वही 15% है, आपकी वी वही 40 लाख आ रही है। वी आपका वही 40 लाख आ रहा है, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट क्योंकि वैल्यू ऑफ भले वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं आया है बट वैल्यू ऑफ इक्विटी में चेंज आएगा, वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम रहेगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे? ईबीआईटी माइनस आई अपॉन ई। तो ईबीआईटी वही 6 लाख है। अब इंटरेस्ट कितना लग जाएगा? डेप्ट आपने कितना कम किया था? आई थिंक 10 लाख। 2 मिनट, कितना कम किया था डेप्ट अपन ने? यस 10 लाख। यानी पहले जो इक्विटी थे हमारे पास कितने थे? 12% है ना रेट? हाँ, केडी की रेट 12% है। यानी पहले हमारे पास डेप्ट कितने थे प्रीवियस सिचुएशन में? 20 लाख। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि अगर हम डेप्ट और इक्विटी में चेंजेस करते हैं तो डेप्ट को हमने 10 लाख कर दिया है। अब 10 लाख डेप्ट को कम करने से क्या वैल्यू ऑफ फर्म या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई फर्क पड़ा है? तो यहाँ पे देखो सॉल्व किया हमने कि डिक्रीज, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डिक्रीज इन डेप्ट एंड इंक्रीज इन इक्विटी। तो इक्विटी ईबीआईटी तो आपका 6 लाख ही रहेगा अपॉन केओ 15.15% है तो 40 लाख ही आया। अब क्योंकि फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू वी माइनस डी, तो डी पहले 20 लाख था, 10 लाख हमने डेप्ट कम किया तो अब डी कितना हो गया? 10 लाख ही बचेगा। क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है? 40 लाख है और 10 लाख डेप्ट चला जाता है तो 30 लाख हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। बट वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं है। अब यही अगर बात करें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, अगर बात करें तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला वही होता है ईबीआईटी अपॉन वी। तो ईबीआईटी हमारा कितना था? 6 लाख है अपॉन वी, वी वही 40 लाख है तो 6 लाख अपॉन 40 लाख और वही 15% ही आएगा। बट केई जो था, केई में चेंज हुआ है, देखो केई कैसे निकलेगा? तो ईबीआईटी माइनस आई अपॉन ई इंटू 100। तो 6 लाख में से 1,20,000 लेस होगा। क्यों होगा 1,20,000? क्योंकि अब डेप्ट आपके पास 10 लाख ही है, 10 लाख का 12% 1,20,000 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है? 30 लाख, तो ये हो गया हमारा 16%। तो यहाँ पर केई में चेंजेस आ रहा है बट केओ और वी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है जब हमने डेप्ट में कम किया उसके बावजूद भी। और सेम चीज अगर हम केओ को सॉरी डेप्ट को इंक्रीज कर देते हैं, 10 की जगह 30 लाख कर देंगे, मतलब 20 लाख थे उसमें 10 लाख और बढ़ा दिए
तो भी हम यहाँ सॉल्यूशन देखो, v इज इक्वल टू वी आई टी के ही होगा, तो v का फॉर्मूला वही 6 लाख अपन 0.15 किया तो 40 लाख ही v आ रहा है, वैल्यू ऑफ फॉर्म में अभी भी वो के वही वैल्यू आ रही है। अब E इज इक्वल टू वी माइनस डी, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 लाख का वैल्यू ऑफ फर्म है और डेप्ट को 20 से 30 कर दिया है, तो अब 10 लाख हमारा इक्विटी आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज हो रही है बट वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं है। सेम चीज केई में चेंज आ जाएगा, केई पहले कितने 16% हो गया था, यहाँ पे आपका केई 6 लाख माइनस 3 लाख 60,000 अपन 10 लाख इंटू 100, 6 लाख तो वही एबीआईटी माइनस 3 लाख 60 कैसे आया, क्योंकि अब 30 लाख के डिबेंचर हो गए, तो 30 लाख का 12% किया तो 3,60,000 अपन 10 लाख इंटू 100 किया तो वैल्यू आई 24%। तो यहाँ पे आप देखो केई में चेंजेस आ रहा है, वैल्यू ऑफ इक्विटी में चेंज आ रहा है, बट वैल्यू ऑफ फर्म और केओ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये आज का टॉपिक है हमारा, जिसपे हमने आज चर्चा की है कि आपको दोनों नजरियों से देखता है। डेविड डूरे ने दोनों ही कंसेप्ट आपके सामने दिए हैं कि अगर शुद्ध आय सिद्धांत की अगर बात करें, नेट इनकम थ्योरीज की अगर बात करें, तो वहां पर डेप्ट में इंक्रीज एंड डिक्रीज आपकी वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, तो वापस में एक बार बता देता हूँ कि अगर आपने डेप्ट को इंक्रीज किया है तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, यानी ऋण पूंजी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने डेप्ट को कम कर दिया तो वहां पर वैल्यू ऑफ फर्म घटेगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, यानी आपको डेप्ट को कम नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा डेप्ट से पैसा लेना है अकॉर्डिंग टू शुद्ध आय सिद्धांत, नेट इनकम थ्योरी। और सेम चीज अगर हम बात करें नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी की, शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत की बात करें, तो वहां पर डेविड डूरे ये कहता है कि आप डेप्ट की वैल्यू में इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उससे आपका कोई भी वैल्यू ऑफ फर्म या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट विल बी ऑलवेज इक्वल, इट विल बी ऑलवेज फिक्स्ड, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उन्होंने ये माना है कि हम पैसा डेप्ट से लें या पैसा इक्विटी से लें, दोनों को हमें एंड ऑफ द ईयर पे करना है। तो दैट इज अ कंसेप्चुअल थ्योरीज ऑफ टू पर्टिकुलर मेथड। अपन कल नेक्स्ट क्लास जो और होगी उसमें आगे के दो कंसेप्ट को और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।